हेलो स्टूडेंट्स, एक्सीलेंट टेक्निकल एकेडमी लखनऊ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि इस यहाँ पर जो है हम लोग कुछ सब्जेक्ट्स डिटेल में पढ़ेंगे और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को देखते रहेंगे। अगर कोई वैकेंसी में कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आता है तो उसको यहाँ से कवर कर लेंगे। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और कुछ सब्जेक्ट जो है रेगुलर बेसिस पे पढ़ेंगे, जिसमें RAC शुरू किया था हम लोगों ने, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, और इसमें 5-6 क्लासेस हो गई थी। लेकिन कल की जो क्लास थी उस कल की क्लास में थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया, जिसकी वजह से जो है पता नहीं चला और 4-5 मिनट तक आवाज़ थी कल की क्लास में। बाकी की क्लास में जो है आवाज़ नहीं थी, आवाज़ ही नहीं आ पाई है। तो इसलिए हम उसी टॉपिक को फिर से जो है रिकॉल करेंगे, फिर से उस टॉपिक को यहाँ पे कवर करेंगे। बट कल जो हम लोगों ने बोर्ड पे पढ़ा था वो सारी चीज़ें PDF के रूप में सेव कर दिया हमने, बाद में पता चला तो ठीक है। तो इस आज जो है लिखेंगे नहीं उस चीज़ को बोर्ड पे, वो ऑलरेडी PDF के रूप में लिखी हुई है, ठीक है। उस चीज़ को बस यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हम लोग वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात कर रहे थे और उसी में जो है कुछ ये था VCRS। उसी में जो है कुछ समय के बाद जो है आवाज़ आना बंद हो गई थी, जिसकी वजह से इसको फिर से आज कवर करना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ से शुरू किया था हम लोगों ने वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक, VCRS। तो देखिए, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में उसके पहले वाले लेक्चर में भी हम लोगों ने बात किया था, ठीक, कि क्या होता है यहाँ पर ये होगा कि यहाँ पे कंप्रेसर लगा होता है, यहाँ पे कंडेंसर लगा होता है, यहाँ पे एक्सपेंशन वाल्व लगा होता है, ठीक है, और यहाँ पर जो है इवापोरेटर लगा होता है। तो यहाँ पे रेफ्रिजरेंट जो होता है वो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर के वेपर फेज में होता है। जब ये वेपर फेज का रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में एंटर करता है तो कंप्रेसर इसको क्या करता है, कंप्रेस करता है, ठीक है। और कंप्रेसर जब इसको कंप्रेस करेगा तो इसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाएगा और अवस्था इसकी वेपर की ही रहेगी। इसके बाद जो है ये वेपर फेज का हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में एंटर करता है। अब कंडेंसर में क्या होगा, कंडेंसर वर्ड जो बना हुआ है वो कंडेंस से बना हुआ है, कंडेंस करने वाला। कंडेंस मतलब संघनित, कंडेंसेशन मतलब होता है संघनन, यानी कि संघनन की जो प्रोसेस होती है वो इसमें होती है। संघनन की प्रोसेस का मतलब कि वेपर को फिर से क्या कर देना, वेपर को फिर से जो है कंडेंस करके और लिक्विड में क्या कर देना, कन्वर्ट कर देना। तो वही ये काम करता है कंडेंसर, इसको कंडेंस करके और लिक्विड में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, ठीक। तो जब लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है तो वही होगा यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये जितने हीट एक्सचेंजर होते हैं, बॉयलर हो गया, कंडेंसर हो गया, सुपर हीटर हो गया, ठीक है, हीट एक्सचेंजर हो गया, ठीक, इवापोरेटर हो गया, ये सब के सब कांस्टेंट प्रेशर डिवाइस हैं, ये सब के सब कांस्टेंट प्रेशर पर काम करते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे ये काम करते हैं। तो ये कंडेंसर में कांस्टेंट प्रेशर पर, यानी कि प्रेशर उसका वही रहेगा, इस कांस्टेंट प्रेशर पर ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका टेम्परेचर जो है क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। जब किसी चीज़ में से हीट निकाल लेंगे तो उसका टेम्परेचर गिर जाएगा और अवस्था उसकी परिवर्तित हो जाएगी और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट को, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर के लिक्विड रेफ्रिजरेंट को एक्सपेंशन वाल्व में भेजते हैं। एक्सपेंशन वाल्व क्या होता है, एक नैरो ओपनिंग होती है, एक संकरा पास होता है, उस नैरो ओपनिंग से एक्सपेंशन वाल्व से जब ये हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर का लिक्विड रेफ्रिजरेंट पास करता है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक्सपेंशन होता है और एक्सपेंशन के कारण जो है यहाँ पर इसका प्रेशर ड्रॉप होता है। बट यहाँ पर एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है। टोटल एनर्जी जो रेफ्रिजरेंट की होती है वो टोटल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, यानी एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है, एनर्जी कोई चेंज नहीं होता है। अपने आप इसमें क्या होता है, एक्सपेंशन होता है और इसका प्रेशर क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। तो प्रेशर ड्रॉप होता है, तो यहाँ पे आएगा तो प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा और टेम्परेचर भी ड्रॉप हो जाएगा। और इस प्रेशर पर जो भी टेम्परेचर उसके पास है, मतलब कि एक्सपेंशन वाल्व से निकलने के बाद उसका प्रेशर भी ड्रॉप हो रहा है और टेम्परेचर भी ड्रॉप हो रहा है, तो जो भी प्रेशर ड्रॉप होने के बाद बचा है उस टेम्परेचर पर वो फेज चेंज करेगा, ठीक है। मतलब हमने बताया था बॉइलिंग का केस कि बॉयल कराना है, यदि वाटर का एग्जांपल ले लें तो यदि वाटर को बॉयल कराना है
तो प्रेशर को कांस्टेंट रख के टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल करना शुरू कर देगा। या फिर दूसरी तरीके से ये कर सकते हैं उसमें कि यदि जो है आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखिए और प्रेशर को घटाते चले जाएं तो उसी टेम्परेचर पर कोई एक प्रेशर ऐसा मिलेगा जिस प्रेशर पर वो बॉईल करना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। तो यहाँ से निकलने के बाद ये जिस भी प्रेशर पे है और जिस टेम्परेचर पे है, जो टेम्परेचर है वो उस प्रेशर के लिए उसके बॉइलिंग टेम्परेचर का काम करने लगेगा और वो उसी टेम्परेचर पर उस प्रेशर पर वेपराइज होना शुरू कर देगा। बट बहुत ज़्यादा ये फेनोमिना देखने को नहीं मिलती है, थोड़ा बहुत ये कहानी देखने को मिलती है, जिसके कारण ये मिक्स फेज में रहता है। मिक्स फेज मतलब कि वाटर और वेपर, मतलब कि लिक्विड और वेपर दोनों का क्या होता है, मिक्सचर होता है। ठीक है, तो मिक्स फेज में होता है। अब ये मिक्स फेज का लो प्रेशर और लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट जब इवापोरेटर में प्रवेश करता है तो यहां पर इसका प्रेशर जो है, इसका प्रेशर और टेम्परेचर लो होने के कारण यहां पर जो है ये पूरी तरीके से वेपर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो उसी प्रेशर पर जो उसके पास टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पर ये वेपराइज होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। बट वेपर में कन्वर्ट होने के लिए, अवस्था को चेंज करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहां से लेगा भाई वो, तो जो भी प्लेस है उस प्लेस के आसपास की सभी एनर्जी को, हीट एनर्जी को सोख लेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा और खुद का फेज चेंज करके वेपर में कन्वर्ट कर देगा। जिसके फलस्वरूप होगा क्या कि आसपास का जब हीट एनर्जी उसके फेज को चेंज करने में खर्च हो गई तो आसपास की एनर्जी खत्म हो गई, यानी आसपास का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। और ऐसा करने के बाद इसका प्रेशर जो है, थोड़ा सा प्रेशर वही रहेगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और अवस्था वेपर अवस्था हो जाएगी। तो यहाँ से जो है लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर वेपर फेज में निकलेगा और फिर निकल के ये फिर से कंप्रेसर में जाएगा। यही कहानी चलती रहेगी और ये क्या करता रहेगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करता रहेगा। ये बात हम लोगों ने किया था। ठीक है, ये एक एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है। ठीक है, ये एक एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है जो कि एक वर्क एब्जॉर्बिंग साइकिल होती है, वर्क प्रोड्यूस नहीं करती। जितने भी वर्क एब्जॉर्बिंग साइकिल होती है वो जो है एंटी क्लॉकवाइज साइकिल पे काम करती है। ठीक है, वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइसेस जो होती हैं वो वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइसेस जो होती है वो एंटी क्लॉकवाइज साइकिल पे काम करती है। ठीक है, तो ये हो गई पूरी कहानी इसकी कि कौन कौन सा इक्विपमेंट लगा होता है और क्या क्या होता है इसमें। इसके बाद अगर देखेंगे यहाँ पर इसका पीवी और टीएस डायग्राम की अगर हम बात करें कि पीवी और टीएस डायग्राम में क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने, पीवी नहीं सॉरी पीएच और टीएस डायग्राम। जनरली पीएच डायग्राम और टीएस डायग्राम की जरूरत पड़ती है, इसलिए इन्हीं दोनों डायग्राम को डिस्कस करते हैं हम लोग। तो क्या होता है यहाँ पर टीएस डायग्राम की अगर बात करेंगे तो टीएस डायग्राम पे ये डोम ऐसे बनता है। 1 में 1.1 पर एंटर कर रहा है कंप्रेसर में, तो 1 पे एंटर कर रहा है कंप्रेसर में, तो यहाँ पर सैचुरेटेड वेपर और फेज में होगा। तो यहाँ पे ये सैचुरेटेड वेपर फेज में होगा। ठीक है, यहाँ पर ये कंप्रेसर में एंटर करेगा और कंप्रेसर इसके प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को बढ़ा देगा। तो 0.2 पे इसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ गया है। अब 2 पॉइंट के बाद ये कहाँ एंटर कर रहा है, तो कंडेंसर में एंटर कर रहा है। अब ये 2 पॉइंट से कंडेंसर में एंटर करेगा तो कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन होगा। कंडेंसर में अभी हमने क्या बताया कि कंडेंसर में वो जो वेपर रेफ्रिजरेंट था वो वेपर रेफ्रिजरेंट कंडेंस हो करके, संघनित हो करके किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। और ऐसा तभी होगा जब उसमें से हीट को क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। और जब हीट निकाल लेंगे तो वो अपनी अवस्था परिवर्तित करके लिक्विड फेज में आ जाएगा। यानी कि कंडेंसर में कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन या फिर आइसोबारिक हीट रिजेक्शन होगा। तो यहाँ से ये आइसोबारिक लाइन है। इसके लिए हमने यहाँ पर ये चर्चा किया था कि यदि आपको थर्मो पता है, थर्मोडायनामिक्स यदि आपको पता है तो बिल्कुल ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि टीएस डायग्राम पे यदि देखेंगे तो ये डोम ऐसे बनता है। ठीक, ये वाली लाइन जो है वो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है और ये वाली लाइन जो है वो सैचुरेटेड वेपर लाइन है। ठीक है, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन और सैचुरेटेड वेपर लाइन। अब इसमें देखेंगे कि हम लोगों ने ये बात किया था कि जो टीएस डायग्राम पर कांस्टेंट प्रेशर लाइन का जो स्लोप होता है वो पॉजिटिव स्लोप होता है। ठीक है, और इस स्लोप का जो मान होता है ये लिखा था dt/ds जो होता है वो t/cp होता है जो कि पॉजिटिव होता है। और पॉजिटिव स्लोप होने का मतलब ये है कि एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि भी बढ़ेगी। तो इस टीएस डायग्राम पे कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम दोनों लाइन का जो स्लोप होता है वो दोनों लाइन का स्लोप पॉजिटिव होता है। अर्थात टेम्परेचर के बढ़ने से एंट्रोपी भी बढ़ती है और घटने से एंट्रोपी भी घटती है। लेकिन
जब यहाँ पर डॉम में बनाने की कोशिश करेंगे तो जब अवस्था परिवर्तन हो रहा होता है, फेज चेंज हो रहा होता है, उस समय टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। इसलिए जो है डोम के अंदर ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन और कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन ये कोइंसाइड कर जाती है, देख रहे हैं, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन भी है और कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन भी है। तो डोम के अंदर ये जो है क्या हो जा रही है, ये जो है कोइंसाइड कर जा रही है। आइसोथर्मल लाइन और आइसोबारिक लाइन डोम के अंदर कोइंसाइड कर जा रही है, बट डोम के बाहर इधर और इधर, इधर प्योरली लिक्विड फॉर्म में होगा और इधर प्योरली वेपर फॉर्म में होगा। बीच में जो है ये मिक्स फेज में होगा, ठीक है, लिक्विड और वेपर दोनों का मिक्स फेज होगा। तो यहां से यहां तक ये जो हीट एनर्जी इसको मिलेगी वो हीट एनर्जी इसकी अवस्था परिवर्तित कर रही होगी, इसीलिए इसको गुप्त उष्मा कहते हैं। क्योंकि टेम्परेचर तो बढ़ नहीं रहा है, तो हीट जा कहाँ रही है, तो गुप्त उष्मा है जो कि उसको क्या करने में खर्च हो रही है, उसके फेज को चेंज करने में खर्च हो रही है। एक चीज और ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा इस लाइन की लेंथ छोटी होती जाएगी, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, ठीक है, यानी कि भाप की गुप्त ऊष्मा। और एक समय ऐसा आएगा कि जब प्रेशर इतना हो जाएगा तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 0 हो जाएगा और ये जो है लिक्विड से सीधा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि बॉइलिंग वाला फेज एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं और इसके ऊपर जो है सुपर क्रिटिकल हो जाता है। तो बेंसन बॉयलर में कुछ ऐसा ही होता है कि सुपर क्रिटिकल होता है वो, ठीक है, क्रिटिकल प्रेशर से भी ऊपर होता है। वहां पर कोई ड्रम की आवश्यकता नहीं होती है, पावर प्लांट में पढ़ेंगे, उसको ड्रमलेस बॉयलर कहते हैं। और जैसे ही वाटर को उस कंडीशन में पहुंचाया जाता है तुरंत फ्लैश ऑफ हो जाता है और लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, बॉइलिंग वाइलिंग टाइप का कोई चीज नहीं होता है। तो आई थिंक ये बात आपको थर्मोडायनामिक्स से पता होगी, ठीक है। तो ये बात हम लोगों ने किया था। इसके बाद हमने इसके, तो यहां पर वही चीज है, तो ये लाइन जो है ये लाइन कांस्टेंट प्रेशर लाइन है और चूंकि हीट रिजेक्शन हो रहा है, यही बताया था हमने कि जब भी सिस्टम से हीट निकाला जाएगा, सिस्टम से हीट निकाल करके बाहर फेंका जाएगा, रिजेक्ट किया जाएगा, तो जब सिस्टम से हीट निकाल लेते हैं तो एंट्रोपी घटती है और जब सिस्टम में हीट डाला जाता है, सिस्टम से हीट एब्जॉर्ब की जाती है सिस्टम के द्वारा, तो उस केस में सिस्टम की एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। तो यहां से जो है कांस्टेंट प्रेशर लाइन ऐसे आएगी और एंट्रोपी घट रही होगी। यहां पर या के सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, कंडेंसर से निकलने के बाद सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट होगा। देखिए सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे आया हुआ है। इसके बाद जो है एंथैल्पी, कांस्टेंट एंथैल्पी पे एक्सपेंशन होगा और इसका प्रेशर ड्रॉप होगा, ठीक है। तो यहां से 3 से लेकर के 4 तक में इसका प्रेशर ड्रॉप होगा कांस्टेंट एंथैल्पी पर। एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगी, होता वो कुछ भी नहीं है, एक पतला सा होल होता है, संकरा पास होता है, नैरो ओपनिंग होती है जिससे रेफ्रिजरेंट निकलता है और उससे निकलने के कारण जो है प्रेशर जब ड्रॉप होता है तो कुछ मिक्स फेज में आ जाता है। तो वही है, देखिए यहाँ पर जब ये एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन वाल्व के बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अभी बस इतना दिमाग में रखिए कि एक्सपेंशन वाल्व में जब रेफ्रिजरेंट जाता है तो एक्सपेंशन वाल्व से निकलने के बाद वो मिक्स फेज में आ जाता है और एक्सपेंशन वाल्व में जो प्रोसेस होती है वो आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन होती है, केवल प्रेशर ड्रॉप होता है, ठीक है। एनर्जी जो होती है रेफ्रिजरेंट के पास उतनी ही होती है, यानी कि एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो यहां से जो है ये कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन है जो कि यहाँ पर जो है ये मिक्स फेज में आ गया है, प्रेशर ड्रॉप हो गया, टेम्परेचर भी इसका ड्रॉप हो गया। अब जो है जब एक्सपेंशन वाल्व से निकलने के बाद ये इवापोरेटर में एंटर करेगा, यही वो स्थान है जिस स्थान पर हमें ठंडा उत्पन्न करने की आवश्यकता है, ठीक, वो कूलिंग स्पेस वाला एरिया है, ठीक है। मान लीजिए यदि हम फ्रिज की बात करें तो पीछे जो है फ्रिज में ऐसे 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 पतले पतले ट्यूब्स लगे होते हैं, वो ये है कंडेंसर, ठीक, और जिसमें हम सामान रखते हैं ठंडा होता है वो क्या है, वो इवापोरेटर है। तो जब ये यहाँ पे आएगा तो हमने ये बात किया था कि जब ये इवापोरेटर में आएगा तो इवापोरेटर के आसपास की सारी हीट को क्या कर लेगा, रेफ्रिजरेंट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, और एब्जॉर्ब करके और अपनी अवस्था परिवर्तित करके और इधर जो है लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर वेपर के फॉर्म में निकल जाएगा, क्योंकि कंप्रेसर को वेपर ही चाहिए। कंप्रेसर इनपुट के रूप में हमेशा वेपर लेगा, ठीक है, कभी भी मिक्स फेज नहीं ले सकता या फिर कभी लिक्विड नहीं ले सकता। लिक्विड को डील करने के लिए पंप बना हुआ है कि यदि पंप के प्रेशर को बढ़ाना या घटाना है, लिक्विड के प्रेशर को बढ़ाना है तो पंप का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और यदि गैस के प्रेशर को बढ़ाना है, वेपर के प्रेशर को बढ़ाना है तो उसके लिए जो है किसका प्रयोग करेंगे,
उसके लिए जो है कंप्रेसर का प्रयोग करेंगे। लेकिन आज तक कोई ऐसी डिवाइस नहीं बनी जो मिक्स फेज को कंप्रेस करते हैं, जिसमें लिक्विड और वेपर दोनों हो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये भी नेसेसरी है कि यहाँ पे कंप्रेसर ही चाहिए, अरे सॉरी कंप्रेसर नहीं, वेपर फेज ही चाहिए। अब फिर ये वही कहानी चलती रहेगी और साइकिल बार बार क्या होती रहेगी, रिपीट होती रहेगी। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। यही बात कल भी हमने बताया था और आज फिर बताना पड़ रहा है, क्योंकि टेक्निकल इशू के कारण जो है आवाज रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। बाकी वीडियो प्रॉपर चल रही है बट आवाज नहीं आ पाई थी। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया टीएस डायग्राम के बारे में। अब इसी का पीएच डायग्राम है, एंथैल्पी और प्रेशर डायग्राम, प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम। इसका जो डॉम बनता है प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम का कुछ इस तरीके का बनता है। और इसमें देखेंगे कि 1 से लेकर के जो 2 है, ये 1 से 2 में कंप्रेसर में जा रहा है, तो कंप्रेसर में जाएगा। ठीक है, तो कंप्रेसर इसको कंप्रेस करेगा। अरे कंप्रेसर को चलाने के लिए एनर्जी देंगे ना, और एनर्जी देंगे तो कंप्रेसर इसको कंप्रेस करेगा, इस पे काम करेगा रेफ्रिजरेंट पे, इसलिए इसकी एंथैल्पी क्या होगी, बढ़ेगी। एंथैल्पी का मतलब होता है कि टोटल एनर्जी उसके पास में। ठीक है, तो यहां से यहां तक में इसकी एंथैल्पी बढ़ेगी और प्रेशर भी बढ़ेगा जब ये इसको क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। इसके बाद क्या होगा कि 2 से 3 में ये कहाँ जाएगा, 2 से कहाँ जा रहा है, कंडेंसर में जा रहा है। और कंडेंसर में मैंने कई बार बताया कि कंडेंसर में क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। और जब कांस्टेंट प्रेशर पर रेफ्रिजरेंट के अंदर जो हीट है, जो आग है, उस आग को निकाल के बाहर फेंक देंगे तो उसकी एंथैल्पी क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। टोटल एनर्जी तो उसकी कम हो गई ना, प्रेशर कांस्टेंट है बट टोटल एनर्जी कम हो गई। वही हो रहा है यहाँ पर, यहाँ से ये कंडेंसर में एंटर कर रहा है और यहाँ पर कंडेंसर से निकल रहा है, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पर हीट रिजेक्शन हो रही है, यानी कि इसकी एंथैल्पी क्या हो रही है, घट रही है। तो कंडेंसर लिक्विड देता है, इसलिए सैचुरेटेड लिक्विड तक आएंगे। ठीक है, इसके बाद कहाँ पहुंचेगा ये पहुंचेगा एक्सपेंशन वाल्व में। और अभी बात किया कि एक्सपेंशन वाल्व में कांस्टेंट एंथैल्पी पे प्रेशर ड्रॉप होता है। ठीक, तो यहाँ से जब ये एक्सपेंशन वाल्व में घुसेगा तो यहाँ से एंथैल्पी कांस्टेंट होगी। दिख रही है लाइन बिल्कुल स्ट्रेट बनी हुई है, एंथैल्पी कांस्टेंट है। ठीक, और एंथैल्पी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट एंथैल्पी पे ये एक्सपेंशन वाल्व में जब एंटर करेगा, ठीक, तो प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा और ये आ जाएगा कहाँ, मिक्स फेज में। दिख रहा है साफ साफ, इधर का पूरा मामला लिक्विड का है, इधर का पूरा मामला वेपर का है, बीच का मामला जो है लिक्विड और प्लस वेपर दोनों रीजन का है। ठीक है, तो ये हो गया इसका पीएच डायग्राम। ठीक, इसके अलावा हमने क्या बात किया था इसमें, इसके अलावा ये बात किया था कि प्रोसेस 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। ठीक है, आइसेंट्रोपिक यानी कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा। कहाँ होगा, 1 से 2 में, कंप्रेसर में, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। उसके बाद प्रोसेस 2 से 3 की अगर बात करेंगे, प्रोसेस 2 से 3, तो प्रोसेस 2 से 3 में कई बार अभी हमने बताया कि कांस्टेंट प्रेशर पर कंडेंसर में हीट रिजेक्शन होता है। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर पर कंडेंसर में हीट रिजेक्शन हो रहा है, तो कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन या फिर आइसोबारिक हीट रिजेक्शन भी इसको क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रोसेस 3 से 4 है, प्रोसेस 3 से 4। ठीक, प्रोसेस 3 से 4 में ये कहाँ एंटर कर रहा है, तो प्रोसेस 3 से 4 में ये एक्सपेंशन वाल्व में एंटर कर रहा है। ठीक है, एक्सपेंशन वाल्व में एंटर कर रहा है, तो एक्सपेंशन वाल्व में क्या होता है, कांस्टेंट एंथैल्पी पे प्रेशर ड्रॉप होता है। ठीक, तो आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन, कई बार यही पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि इन वीसीआरएस अर्थात वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम which of the following process takes place in expansion valve, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोसेस एक्सपेंशन वाल्व में टेक्स प्लेस मतलब कि स्थान लेती है, तो वो होती है आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन। एंथैल्पी कांस्टेंट रहता है और एक्सपेंशन होता है। और प्रोसेस 4 से 1 जो है वो क्या होता है, इवापोरेटर है, तो इवापोरेटर में क्या होता है, ये कांस्टेंट प्रेशर पर हीट ऐड होती है, मतलब कि रेफ्रिजरेंट के अंदर हीट घुसती है। ठीक है, और उसके बाद उस हीट को लेकर रेफ्रिजरेंट कहाँ निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, तो कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होता है, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। बाकी आप चाहें तो इसके सामने ये लिख सकते हैं इस बात को कि कौन सी चीजें कहाँ होती है। ये जो होती है कंप्रेसर में होती है, ये जो आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर जो है कंप्रेशन कंप्रेसर में होती है। कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन जो है ये कंडेंसर में होती है। कहाँ होती है, कंडेंसर में होती है। आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन जो है वो कहाँ होता है, तो आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन जिसमें एंथैल्पी कांस्टेंट होती है ये एक्सपेंशन वाल्व में होता है, एक्सपेंशन वाल्व। ठीक, एक्सपेंशन वाल्व में। और आइसोबारिक हीट एडिशन, ठीक, आइसोबारिक हीट एडिशन ये कहाँ होता है,
ये होता है इवापोरेटर में, ठीक। आइसोबारिक हीट एडिशन ये कहाँ होगा, ये हो जाएगा इवापोरेटर में, ठीक है। तो आई थिंक ये जो है इसका पूरी वर्किंग प्रोसेस और ये जो है पूरा का पूरा इसकी साइकिल को डिस्कस किया, ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए इसके बाद हमने सीओपी की बात किया था। सीओपी बराबर क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन होता है। कई बार बात कर चुके हैं कि सीओपी बराबर होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन, और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ये एंथैल्पीज का डिफरेंस होता है। अभी बताया हमने कि एंथैल्पी क्या होती है, टोटल एनर्जी होती है। तो अगर हम इसी की बात कर लें तो यहाँ पे इसके पास कुछ टोटल एनर्जी होगी और यहाँ पे इसके पास कुछ टोटल एनर्जी होगी। क्यों बढ़ा है, क्योंकि कंप्रेसर ने कंप्रेस किया है, कंप्रेसर ने इसको क्या दिया है, एनर्जी दिया हुआ है, इसके कारण इसकी एंथैल्पी क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो यदि इस पॉइंट के एंथैल्पी में से इस पॉइंट की एंथैल्पी को घटा दें तो हमको पता चल जाएगा कि कितना एनर्जी दिया गया था टोटल ऐसा करने के लिए। तो वही यहाँ पे निकालेंगे तो निकल जाएगा कि वर्क जो दिया गया है, ये वर्क जो है, ये जो वर्क W दिया गया है ये H2 माइनस क्या हो जाएगा, H2 माइनस H1, यानी कि 2 पॉइंट की एंथैल्पी में से 1 पॉइंट की एंथैल्पी घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि कंप्रेशन में कितना जो है वर्क दिया गया है, ठीक है। यानी कि इसमें जो है लाइन की लेंथ से सीधा सीधा देख के पता करना है। यदि लाइन की लेंथ बड़ी है तो ज्यादा एनर्जी दिया गया, लाइन की लेंथ छोटी है तो कम एनर्जी दिया गया, ठीक है। और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होगा, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहां पर जनरेट होता है, तो इवापोरेटर में जनरेट होता है, ठीक है। इवापोरेटर में क्या होगा, यहाँ की एंथैल्पी और यहाँ की एंथैल्पी का डिफरेंस होता है, यानी कि H1 माइनस H4, क्योंकि यहाँ से इवापोरेटर में एंटर करता है और इवापोरेटर के अंदर की सारी हीट को अपने में एब्जॉर्ब करके निकल जाता है। तो यहाँ की एंथैल्पी ज्यादा होगी, यहाँ की एंथैल्पी कम होगी, तो H1 में से H4 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहां से रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो जाएगा H1 माइनस H4। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो जाएगा, H1 माइनस H4। तो COP बराबर हम लिख सकते हैं H1 माइनस H4 डिवाइडेड बाई H2 माइनस H1, ठीक, H2 माइनस H1। और H के फॉर्म में क्यों लेते हैं, ये H के फॉर्म में क्यों लेते हैं, H क्या है, स्पेसिफिक एंथैल्पी है। देखिए हमने बात किया था कि H बराबर होता है mCp/dt, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। H बराबर यहाँ पे वही सारी बातें लिखी गई हैं। H बराबर क्या होता है, mCp/dt। तो H अपान m, यदि पर यूनिट मास पे निकालेंगे एनर्जी, टोटल एनर्जी, तो ये क्या हो जाएगा, Cp/dt। तो स्मॉल h को स्पेसिफिक एंथैल्पी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंथैल्पी जो कि पर यूनिट मास पे निकाली जाती है, जो कि Cp/dt होती है। Cp की यूनिट और dt की यूनिट रखेंगे तो ये पता चल जाएगा कि स्पेसिफिक एंथैल्पी की यूनिट क्या होती है। तो C का अगर यूनिट निकालना है तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, Q बराबर mc डेल्टा t, तो C बराबर हो जाएगा Q अपान m डेल्टा t। Q का जो यूनिट होगा एनर्जी है तो किलो जूल, m का kg और केल्विन, यानी कि किलो जूल पर kg केल्विन, ठीक। ये क्या हो जाएगा, किलो जूल पर kg केल्विन, किलो जूल पर केजी केल्विन। अब यहाँ पर अगर रखेंगे Cp का तो किलो जूल पर केजी केल्विन और इंटू dt का क्या हो जाएगा, केल्विन, केल्विन से केल्विन को चीर देंगे तो क्या बचेगा, किलो जूल पर केजी, यानी कि स्पेसिफिक एंथैल्पी की यूनिट क्या आ गई, किलो जूल पर केजी। यानी कि अगर हम ये बात करें यहाँ पर तो देखेंगे कि यहाँ पर इसके पास कितनी किलो जूल पर केजी एनर्जी है, ठीक है, और यहाँ पर इसके पास प्रति केजी कितनी किलो जूल एनर्जी थी। यदि इसमें से इसको घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि यहाँ से यहाँ ले जाने में कितना एनर्जी खर्च हुई है। इसलिए सीधा सीधा हम क्या करते हैं, एंथैल्पी डिफरेंस ले लेते हैं। अब ये क्वेश्चन जब इस पर न्यूमेरिकल बनाता है तो ये जो एंथैल्पी डिफरेंस है कभी कभी आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, एंथैल्पीज की वैल्यू दे दी जाएंगी, या फिर कभी कभी जो है RAC के टेबल से एंथैल्पीज की वैल्यू को क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है, देखना पड़ता है, उसके बाद वैल्यूज को रखेंगे तो COP निकाल पाएंगे। तो देखा आपने कि मतलब हमने पूरा VCRS को देख लिया कि VCRS कैसे काम करता है, VCRS का TS डायग्राम कैसे होता है, VCRS का PS डायग्राम कैसा होता है, और VCRS की COP कैसे निकालते हैं। इसमें देखेंगे H1 माइनस H4 डिवाइडेड बाई H2 माइनस H1 लिखा हुआ है, ये वर्क डन है और ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है। अगर इसमें एक चीज और देखेंगे तो हमने ये बात किया है कि 3 से 4 तक आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होती है। 3 से 4 तक जो 3 पॉइंट का एंथैल्पी होगी वही 4th पॉइंट की एंथैल्पी होगी, यानी कि H3 बराबर H4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, H3 बराबर
H4, इसलिए फार्मूले में जहां पर H3 है वहां H4 या फिर जहां पर H4 है वहां पर H3 लिख सकते हैं। तो वही किया गया है, H1 माइनस H4 डिवाइडेड बाई H2 माइनस H1। तो इसको H4 की जगह पे H3 लिख सकते हैं, H1 माइनस H3 डिवाइडेड बाई H2 माइनस H1। ठीक, यानी कि 1, 2 और 3 तीन पॉइंट की एंथैल्पी अगर पता हो, इस पॉइंट और इस पॉइंट की एंथैल्पी पता हो, तो हम जो है उस सिस्टम का COP क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक जो है समझ में आया होगा आपको। ठीक है, यहां तक पूरा VCRS की साइकिल हो गई, VCRS की पूरी साइकिल हो गई। ठीक है, VCRS की पूरी साइकिल हो गई, और फिर VCRS कैसे काम करता है इन सारी चीजों को देखा हमने, पीएच डायग्राम देखा, TS डायग्राम देखा। ठीक, थर्मो की बात आई बीच में, तो थर्मो की बातों को भी डिस्कस किया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कल इसके आगे क्या बात किया था। इसके आगे ये बात किया था, देखिए इसके आगे ये बात किया था कि इफेक्ट ऑन डिफरेंट पैरामीटर ड्यू टू चेंज इन इवापोरेटर एंड कंडेंसर प्रेशर। ठीक, इवापोरेटर और कंडेंसर प्रेशर के चेंज होने से विभिन्न पैरामीटर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में बात किया था। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है किस किस पे प्रभाव को देखना है। इसमें इसके कंप्रेसर वर्क पे क्या प्रभाव पड़ेगा यदि हम कंडेंसर प्रेशर और इवापोरेटर प्रेशर को चेंज कर दें। ठीक, कंप्रेसर वर्क, हीट रिजेक्शन, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, COP, ड्राइनेस फ्रैक्शन, इवापोरेटर टेम्परेचर, कंडेंसर टेम्परेचर और रेंज, इन सब पे जो है इवापोरेटर प्रेशर और कंडेंसर प्रेशर, इवापोरेटर प्रेशर और कंडेंसर प्रेशर को यदि हम चेंज करेंगे तो इन 8 पैरामीटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में जानना है। ठीक है, इसमें 8 केसेस हैं और प्रत्येक केस में इन 8 पैरामीटर्स को देखना है। ठीक है, कि इन 8 पैरामीटर्स पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, यानी कुल मिला के 64 क्वेश्चंस यहां से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको ग्राफ की मदद से समझ लेते हैं तो ये बहुत आसान है और आसानी से क्या हो जाता है, ये समझ में आ जाता है। अदरवाइज इसको रटने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। कितनी चीजें रटेंगे, ठीक, कितनी चीजों को डंप करेंगे तो मुश्किल है। ठीक है, तो ग्राफ को समझिएगा, इसलिए ग्राफ पे मैं बार बार फोकस कर रहा हूं कि जो इसका ग्राफ है, ये ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए केस नंबर 1 हमने इसमें लिया कि इंक्रीज जो है कंडेंसर प्रेशर, यदि हम कंडेंसर प्रेशर को इंक्रीज कर दें तो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ये नॉर्मल साइकिल है 1 2 3 4 1, पीला वाला जो है वो नॉर्मल साइकिल है और यहाँ पे लिखा भी है 1 2 3 4 1, ये नॉर्मल साइकिल है। अब दूसरी बार में क्या कर देना है, कंडेंसर के प्रेशर को बढ़ा देना है। कंडेंसर का प्रेशर कैसे बढ़ेगा, यहां से जब प्रेशर हाई प्रेशर तक जाएगा यहां तक, तो ये कंडेंसर का प्रेशर, अब यहां से कंडेंसर में दिया आएगा तो कंडेंसर का प्रेशर बढ़ जाएगा। तो यहां से आया और सैचुरेटेड लिक्विड तक आया यहाँ पर, और फिर यहाँ पर एक्सपेंशन वाल्व में एंटर किया, मिक्स फेज में यहाँ पर आया, उसके बाद इवापोरेटर में आया और फिर जो है यही साइकिल रिपीट होती रही। ठीक, तो 1 2 डैश 3 डैश 4 डैश और 1, वही लिखा है 1 2 डैश 3 डैश 4 डैश और 1, ये जो है इंक्रीज कंडेंसर प्रेशर साइकिल, यानी कि कंडेंसर प्रेशर इंक्रीज होने वाली साइकिल है। ये जो डैश वाली साइकिल है उसमें कंडेंसर प्रेशर इंक्रीज हुआ है। देखिए इसमें दिखाया गया है, ये पीला वाले का कंडेंसर प्रेशर TC है और इसका कंडेंसर प्रेशर TC डैश है। ठीक, अब बस लाइन की लेंथों को मिलाएंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखिए यदि हम कंप्रेसर वर्क की बात करें तो पहले इस लाइन की लेंथ ये थी, बाद में लाइन की लेंथ ये हो गई है, यानी कि कंप्रेसर वर्क क्या हो गया है, बढ़ गया है। हीट रिजेक्शन की बात करेंगे तो पहले हीट रिजेक्शन यहां से लेकर यहां तक होता था, अब हीट रिजेक्शन यहां से यहां तक हो रहा है, यानी इस लाइन की भी लेंथ बढ़ जाएगी, यानी कि हीट रिजेक्शन बढ़ जाएगा। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहां पे प्रोड्यूस होता है, तो 4 से 1 में। पहले रेफ्रिजरेशन इफेक्ट 4 से 1 ये लाइन थी, बाद में रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ये हो गया 4 से 1, यानी कि ये लाइन हो गई, यानी कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है घट जाएगा, और यदि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट घट जा रहा है तो COP बराबर होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन। तो यदि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट घट रहा है तो COP घटेगा, और कंप्रेसर वर्क बढ़ रहा है तो भी COP क्या होगा, घटेगा। ठीक, यानी कि दोनों ही केस में COP घटेगी, तो COP जो है काफी ज्यादा घट जाएगी, इसलिए COP बहुत ही ज्यादा घट जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो है ड्राइनेस फ्रैक्शन। ड्राइनेस फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है सॉरी, ड्राइनेस फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि मिक्स फेज में
ये पॉइंट जो है इस लिक्विड लाइन से जितना पास होगा ड्राइनेस फ्रैक्शन उतना ही कम होगा, और इस लाइन के जितना नजदीक होगा ड्राइनेस फ्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर वेटनेस होती है, लिक्विड होता है, और इस लाइन पे प्योरली वेपर होता है, बीच में मिक्स फेज होता है। ठीक है, तो ये 4 वाला पॉइंट पहले इस लाइन के करीब था तो ड्राइनेस फ्रैक्शन कम था, बाद में जो है ये 4 डैश यहाँ आ गया है तो ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो इसलिए ड्राइनेस फ्रैक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, ड्राइनेस फ्रैक्शन पता होगा ना, थर्मो में पढ़ा होगा। ठीक, चलिए उसके बाद यदि हम इवापोरेटर टेम्परेचर को देखें तो इवापोरेटर के प्रेशर में कोई चेंज नहीं किया गया, इसलिए इवापोरेटर का टेम्परेचर भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कंडेंसर टेम्परेचर की बात करते हैं तो पहले कंडेंसर जो है इस टेम्परेचर पे काम करता था, अब कंडेंसर इस टेम्परेचर पे काम कर रहा है, यानी कि कंडेंसर टेम्परेचर क्या हो गया है, बढ़ गया है। अगर रेंज की बात करें तो पहले ये रेफ्रिजरेटर जो है इस टेम्परेचर रेंज में काम करता था, इस टेम्परेचर यहाँ इस टेम्परेचर और इस टेम्परेचर के बीच में काम करता था, लेकिन अब जो है ये इस टेम्परेचर और इस टेम्परेचर के बीच में काम कर रहा है, ये पिंक वाला और ब्लू वाला येलो वाला इसके बीच में काम कर रहा है, तो रेंज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसी तरीके से देखना है, इसी तरीके से देखना है कि किस पैरामीटर पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है, यदि हम कंडेंसर प्रेशर या फिर इवापोरेटर प्रेशर को बढ़ाने का या घटाने का प्रयास करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, चलिए अब इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, इट इज यूज्ड वेयर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मोर, जब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ज्यादा हो कहीं पे तो वहां पे इस प्रकार के रेफ्रिजरेटर का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पहली केस थी। चलिए दूसरे केस की बात कर लेते हैं। केस नंबर 2 है इंक्रीज इवापोरेटर टेम्परेचर। यदि इवापोरेटर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वही काम करेंगे। सॉरी, यहाँ पे टेम्परेचर नहीं लिखना है, इसको यहाँ पर प्रेशर लिखिए, प्रेशर। अच्छा ये सेलेक्ट नहीं होगा, एक मिनट, सेलेक्ट नहीं होगा ये जो है ये टेम्परेचर नहीं है, प्रेशर होगा, ये प्रेशर। यदि इवापोरेटर के प्रेशर को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो पहले 1 2 3 और 4, ये पीली वाली जो लाइन है साइकिल है, ये साइकिल नॉर्मल साइकिल है, तो लिखा भी है 1 2 3 4 1 नॉर्मल साइकिल। ठीक है, उसके बाद इवापोरेटर का प्रेशर बढ़ा दे। पहले इवापोरेटर में जो है यहां प्रवेश करता था, अब इवापोरेटर में इस ऊपर कुछ ऊपर ही इस प्रेशर पर P डैश पर ही इवापोरेटर में एंटर कर जा रहा है, यानी इवापोरेटर का प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर बढ़ गया तो यहां से जो है ये इस कंडेंसर प्रेशर में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, तो कंडेंसर प्रेशर वही रहेगा, तो यहाँ जाएगा और यहाँ जाने के बाद सैचुरेटेड लिक्विड और फिर से यहाँ आ जाएगा, यानी कि 1 डैश 2 डैश 3 और 4 डैश, वही लिखा है कि 1 डैश 2 डैश 3 और 4 डैश और 1 डैश, ये इवापोरेटर प्रेशर इंक्रीज साइकिल है। ऐसी साइकिल इसमें इवापोरेटर प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बस ये बनाने के बाद अब लाइंस को देखना है, कौन सी लाइन बड़ी हो रही है, कौन सी लाइन छोटी हो रही है, उसके हिसाब से हम उस पैरामीटर को निकाल लेंगे। तो यदि हम लोग जानते हैं कि 1 से 2 में कंप्रेसर वर्क होता है, यदि कंप्रेसर वर्क की बात करें तो 1 से 2 में कंप्रेसर वर्क होगा। ठीक, तो ये पहले वाली लाइन बड़ी है, बाद वाली लाइन छोटी हो गई है पिंक वाली, यानी कि कंप्रेसर वर्क घट गया है, यानी कि WC क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। उसी तरीके से 2 से लेकर के 3 तक लाइन बड़ी थी हीट रिजेक्शन वाली, अब ये लाइन छोटी हो गई है, इसलिए हीट रिजेक्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। उसके बाद रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, हम लोग जानते हैं कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट 4 से 1 में होता है, तो पहले 4 से 1 ये हुआ करता था, अब 4 डैश से 1 डैश हो गया, तो ये 4 डैश से 1 डैश वाली लाइन बड़ी है कंपैरिजन में इस पीली वाली लाइन के, इसलिए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ जाएगा तो COP क्या होगा, COP बराबर होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के बढ़ने से COP बढ़ जाएगी और कंप्रेसर वर्क के घटने से भी COP क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो COP बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक, तो COP बढ़ गई। ड्राइनेस फ्रैक्शन की अगर बात करें तो देखिए, ड्राइनेस फ्रैक्शन हम लोग कहते हैं कि इस लाइन के जितना नजदीक होगा मिक्स फेज वाला पॉइंट, ड्राइनेस फ्रैक्शन उतना ही कम होगा। ये वाला पॉइंट दूर है, ये वाला पॉइंट नजदीक है, यानी कि ड्राइनेस फ्रैक्शन पहले यहां हुआ करता था, अब यहां आ गया, यानी कि इसके पास जितना आएगा घटेगा, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि इधर लिक्विड होता है ना और इधर क्या होता है, वेपर। नाम ही है उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन, कितना ड्राई है, तो जितना वेपर के नजदीक होगा उतना ही ज्यादा ड्राई होगा,
और जितना वेपर से दूर या लिक्विड के पास होगा उतना ही कम ड्राई होगा, यानी कि ड्राइनेस फ्रैक्शन उतना ही कम होगा। यहाँ पे ड्राइनेस फ्रैक्शन 0 होता है और इस लाइन पे ड्राइनेस फ्रैक्शन 1 होता है, यानी कि ड्राइनेस फ्रैक्शन 0 से 1 के बीच में एडजस्ट करता है। ठीक, यदि टीई की बात करेंगे, कंडेंसर इवापोरेटर टेम्परेचर, तो जब इवापोरेटर का प्रेशर ही बढ़ गया है तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, तो इसलिए इवापोरेटर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। कंडेंसर टेम्परेचर की अगर बात करें तो कंडेंसर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। इसके साथ में जब इसके प्रेशर को छेड़छाड़ नहीं किया गया है कंडेंसर के प्रेशर को, तो टेम्परेचर में भी कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। रेंज देख लेते हैं, पहले ये पीले से पीले के बीच में काम कर रहा था, ये टेम्परेचर की रेंज थी। अब ये पिंक से येलो के बीच में काम कर रहा है, यानी कि ये टेम्परेचर रेंज है, यानी कि टेम्परेचर रेंज जो है वो कम हुआ है, इसलिए रेंज क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक, इस तरीके से आप सभी केसेस का क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये सारी चीजें डिस्कस किया था, बट टेक्निकल फॉल्ट की वजह से जो है आवाज नहीं आ पाई थी इसमें। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक, इसको देख लेंगे आप लोग, यहाँ पे चूंकि बना बनाया है तो जल्दी हो भी जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट तीसरी केस लेते हैं। तीसरी केस में भी बड़ी सारी बातें करनी है यहाँ पर, कि तीसरी केस में क्या होगा कि केस नंबर 3 में डिक्रीज कंडेंसर प्रेशर, यदि कंडेंसर प्रेशर को डिक्रीज कर दें तो क्या होगा। ठीक, कंडेंसर प्रेशर को यदि डिक्रीज कर दिया जाए तो क्या होगा। ठीक है, चलिए कंडेंसर प्रेशर को यदि हम डिक्रीज कर दें तो क्या होगा। तो देखिए 1 2 3 और 4 ये नॉर्मल साइकिल है, 1 2 3 और 4 नॉर्मल साइकिल। और नेक्स्ट है 1 2 डैश 3 डैश और 4 डैश, यहीं से पहले ही क्या कर दिया, वापस इसको पहले ही कंडेंसर में भेज दिया, तो प्रेशर क्या हो गया कंडेंसर का, कम हो गया। उसके बाद कहाँ तक लेके आएंगे इसको, सैचुरेटेड लिक्विड तक। उसके बाद जो है एक्सपेंशन बाल में आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन होगा, और उसके बाद इवापोरेटर में जाएगा और यहाँ से यहाँ तक हीट एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो ये 1 2 डैश 3 डैश और 4 डैश, 1 2 डैश 3 डैश और 4 डैश और 1, ये जो साइकिल होगी वो डिक्रीज कंडेंसर प्रेशर साइकिल होगी। कंडेंसर प्रेशर डिक्रीज हो गया है, पहले कंडेंसर प्रेशर, बाद में कंडेंसर प्रेशर ये हो गया है और पहले कंडेंसर प्रेशर ये था। ठीक, तो ये पीसी था और ये पीसी डैश है। ठीक, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब चलिए फिर से वही सारी चीजें कि लाइन की लेंथ देखनी है। कंप्रेसर वर्क 1 से 2 में पहले लाइन की लेंथ बढ़ी थी, बाद में कम हो गई है 1 डैश से 2 डैश, तो कंप्रेसर वर्क घट जाएगा। हीट रिजेक्शन, पहले लाइन की लेंथ जो है ये हुआ करती थी, अब लाइन की लेंथ ये हो गई है, तो हीट रिजेक्शन क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि लाइन की लेंथ क्या हो गई है, छोटी हो गई है। ठीक, इसके बाद रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की बात करेंगे अगर, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पहले जो है ये 4 से 1 हुआ करता था और अब 4 डैश से 1 हो गया, यानी लाइन की लेंथ बढ़ी है, इसलिए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, सीओपी बराबर होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के बढ़ने से भी सीओपी बढ़ेगा और कंप्रेसर वर्क के घटने से नीचे वाली राशि घटेगी तो भी ये बढ़ेगा, यानी कि सीओपी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो सीओपी बढ़ जाएगा। ड्राइनेस फ्रैक्शन देख लेते हैं, पहले वाला पॉइंट दूर हुआ करता था इस लाइन से, और बाद वाला पॉइंट जो है इस लाइन के नजदीक आ गया, यानी कि ड्राइनेस फ्रैक्शन जो है वो क्या हो रही है, घट रही है। कई बार बात कर चुके हैं कि जितना इधर आएगा ड्राइनेस फ्रैक्शन घटेगा और जितना उधर जाएगा ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन घट गई है। इवापोरेटर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इवापोरेटर के प्रेशर के साथ कुछ भी नहीं किया गया है, इसलिए इवापोरेटर का टेम्परेचर पहले भी वही था और बाद में भी क्या होगा, वही होगा। उसी तरीके से कंडेंसर टेम्परेचर की अगर बात करें तो कंडेंसर टेम्परेचर, कंडेंसर प्रेशर चूंकि घट चुका है तो कंडेंसर टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और यदि रेंज की बात करें तो पहले ये इस टेम्परेचर रेंज में काम करता था और अब जो है ये इस टेम्परेचर रेंज में काम करता है, यानी कि रेंज क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। तो 3 केसेस देखा हम लोगों ने, कौन कौन सी केस थी। पहली केस कंडेंसर प्रेशर को इंक्रीज किया, दूसरी केस में इवापोरेटर प्रेशर को इंक्रीज किया, ठीक, और तीसरी केस में कंडेंसर प्रेशर को डिक्रीज किया। और अब ले लेते हैं इसमें चौथी केस, केस नंबर 4। केस नंबर 4 है डिक्रीज इवापोरेटर प्रेशर, डिक्रीज इवापोरेटर प्रेशर। यदि इवापोरेटर के प्रेशर को क्या कर दें, डिक्रीज कर दें तो क्या होगा। तो चलिए डायग्राम बनाते ही सारी चीजें देखने लगेंगी। ठीक, इसका टीएस डायग्राम बना लेते हैं, टी और एस, टी
टीएस डायग्राम ये हो गया, ठीक है। अब जो है नॉर्मल साइकिल बना लेते हैं। ये नॉर्मल साइकिल होती है। वन, टू, थ्री और फोर, ये हो जाती है नॉर्मल साइकिल। अब दूसरी केस में क्या कहा गया है इसमें कि इवापोरेटर के प्रेशर को क्या कर दें, डिक्रीज कर दें, ठीक। तो डिक्रीज कर दीजिए इवापोरेटर के प्रेशर को, ठीक है। चलिए इवापोरेटर प्रेशर को डिक्रीज कर देते हैं। यानी कि ये जो है इवापोरेटर प्रेशर, मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे आ गया, ठीक। तो इवापोरेटर प्रेशर को यदि डिक्रीज करेंगे, पहले इवापोरेटर, ठीक है, का प्रेशर ये था, ये प्रेशर था इवापोरेटर का, और अब जो है पहले इवापोरेटर का जो प्रेशर हुआ करता था वो इवापोरेटर का प्रेशर ये हुआ करता था, और अब जो है इस इवापोरेटर का जो प्रेशर है वो ये हो गया। तो दिख रहा है इवापोरेटर प्रेशर घट रहा है, ठीक। अब जब इवापोरेटर प्रेशर घटा है तो ये ऐसे जाएगा, ठीक। और ये जो लाइन है, ये लाइन जो है ऐसे जाती रहती है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, ठीक। तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन है और ऐसे जाएगी, तो ये जब जा करके यहाँ पर टच करेगा इसको, ऐसे, ठीक। ये आ गया। अब यहाँ से जो क्योंकि इवापोरेटर प्रेशर के साथ में कुछ भी नहीं करना है, इसलिए इवापोरेटर प्रेशर वही रहेगा। अब फिर ये यहाँ से जो है यहाँ पे आएगा, सैचुरेटेड लिक्विड बनेगा, ठीक है। और सैचुरेटेड लिक्विड बनने के बाद, ठीक है, सैचुरेटेड लिक्विड बनने के बाद ये कहाँ तक आ जाएगा, ऐसे हो गया, ऐसे हो, यहाँ से ये जो है ऐसे चला जाएगा, ठीक। तो ये जो है ये जो है 4 डैश है, ठीक। और ये जो है 4 हुआ करता था, ये बन गया। तो यहाँ से हो जाएगा 1 2 का 4, ठीक। ये हो जाएगा 1 2 1 2 3 4 और 1। ये कौन सी साइकिल हो जाएगी, ये साइकिल हो जाएगी नॉर्मल साइकिल, नॉर्मल साइकिल, ठीक। और ये हो जाएगा 1 डैश 2 डैश 3 तो वही है और 4 डैश, ठीक। बाकी इनका भी नामकरण कर दीजिए, ये 2 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 डैश 2 डैश 3 4 डैश और 1 डैश। ये जो है इवापोरेटर प्रेशर डिक्रीज इवापोरेटर प्रेशर साइकिल, यानी कि ऐसी साइकिल जिसमें इवापोरेटर प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ऐसी साइकिल जिसमें इवापोरेटर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, ठीक। चलिए अब उन सारी चीज़ों की बात कर लेते हैं। कंप्रेसर वर्क WC अगर देखेंगे कंप्रेसर वर्क, तो कंप्रेसर वर्क क्या हो रहा है, ये लाइन बड़ी हो गई है ना, तो ये लाइन बड़ी हो गई तो कंप्रेसर वर्क क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसके बाद हीट रिजेक्शन, पहले से ज़्यादा बड़ी लाइन हो गई 2 डैश से 3 और 2 से 3, तो हीट रिजेक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, पहले रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है यहाँ से और यहाँ तक हुआ करता था, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हुआ करता था। अब ये जो है यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, यानी कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है घट जाएगा। अरे लाइन की लेंथ को देखनी है, पीली वाली लाइन छोटी है, अरे पीली वाली लाइन से ये नीली वाली लाइन जो है वो छोटी है, इसलिए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट घट जाएगा, ठीक। इसके बाद COP की अगर बात करेंगे तो COP बराबर क्या होता है,
COP बराबर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाई कंप्रेसर वर्क। ठीक, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट घट रहा है और कंप्रेसर वर्क बढ़ रहा है, तो इसके घटने से भी ये घटेगा और इसके बढ़ने से भी ये घटेगा, यानी कि COP जो है बहुत ही ज़्यादा घट जाएगी, तो COP घट जाएगी। ठीक, COP क्या हो गई, घट गई, COP घट गई। इसके बाद ड्राइनेस फ्रैक्शन, पहले ये लाइन से ना नज़दीक हुआ करता था, अब ये लाइन से क्या हो गया है, दूर हो गया है, यानी कि ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसके बाद यदि इवापोरेटर टेम्परेचर की बात करेंगे तो इवापोरेटर टेम्परेचर, जब इवापोरेटर का प्रेशर क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है, तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। देख रहे हैं ये TE डैश है जो कि घटा हुआ टेम्परेचर है और पहले ये हुआ करता था TE, तो इवापोरेटर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक, इवापोरेटर टेम्परेचर घट जाएगा। उसके बाद कंडेंसर टेम्परेचर की अगर बात करें तो कंडेंसर टेम्परेचर प्रेशर में, जब कंडेंसर के प्रेशर में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है तो टेम्परेचर में भी कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पर रेंज क्या, कंडेंसर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट रहेगा। तो कंडेंसर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। और यदि हम रेंज की बात करें तो रेंज की अगर बात करेंगे, ठीक, तो रेंज पहले जो है ये इस रेंज में काम करता था टेम्परेचर रेंज में, अब ये इस टेम्परेचर रेंज में काम कर रहा है, यानी कि रेंज क्या हो जाएगी, तो रेंज जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, रेंज जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये होता है, इस तरीके से आप किसी भी केस का बना सकते हैं। ठीक है, तो 4 केसेस देखा हम लोगों ने, कल वाला भी इसमें इंक्लूड हो गया। ठीक है, तो आप लोग जो है ऐसे ही देखते रहिए वीडियो। ठीक है, काफ़ी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। ठीक है, VCRS होने वाला है, तो कुछ 1-2 लेक्चर में VCRS हो जाएगा। उसके बाद VCRS के बाद पेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम और फिर रेफ्रिजरेंट। ठीक, मेनली जो हो जाता है वो समाप्त हो जाता है। उसके बाद जो है साइक्रोमेट्री आ जाती है। ठीक है, तो चलिए अब इसके आगे जो है कल बात करेंगे। ठीक है, बाकी तब तक आप लोग जुड़े रहिए। ठीक है, और यदि कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।